आपके बेटे के फ्रीजर से किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला है हमें। और कुछ प्लास्टिक के बैग्स भी थे जिनमें मेल जेनिटेलिया और किसी इंसान के सीने से निकाला गया एक दिल था। उसके बेडरूम से हमें कुछ बॉक्सेस मिले हैं जिनमें इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां थीं। इंसानों को मारने या उनकी हड्डियों को तोड़ने के लिए चाकू, हथौड़े, आरी सब कुछ हमें उसी के अपार्टमेंट से मिला है। और कुछ एसिड से भरे गैलन्स भी मिले हैं जिनमें ह्यूमन डेड बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करके रखा था उसने। आई थिंक वो हड्डियों को मांस से अलग करना चाहता था। वी डोंट नो एग्जैक्टली बट वी शुड टेल यू वन मोर थिंग। आपके बेटे की किचन में कुछ कुकिंग अप्लायंसेस और जो हमें इंसानी दिल मिला था उसके फ्रीज़र से, उसको देखते हुए और आपके बेटे ने खुद बताया है एंड वी बिलीव ही एट सम ऑफ हिज विक्टिम्स हार्ट। सो आज हम अमेरिकन सीरियल जेफरी डैमर के केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे उसने 17 लड़कों को अपने जाल में फंसा कर किया और बाद में उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुछ विक्टिम्स के तो दिल निकाल कर कुक करके खाता था। जेफरी डैमर मई 21, 1960 में वाकई यूनाइटेड स्टेट में लॉयनल डैमर और जॉयस डैमर के घर में पैदा हुआ। जेफरी का एक यंगर ब्रदर डेविड भी था जो आई थिंक जेफरी से 7 साल छोटा था। जेफरी के वालिद एक केमिस्ट के स्टूडेंट थे, सो उनका ज़्यादातर वक्त एक्सपेरिमेंट और स्टडीज़ में ही गुजरता था और वो स्टडीज़ की वजह से कई दिन घर से बाहर ही रहते थे और जॉयस घर में बिल्कुल अकेली होती थी। सो इन्हीं बातों की वजह से जॉयस शादी के कुछ अरसे के बाद से ही एक डिप्रेशन की पेशेंट बन गई थी। इसी वजह से स्लीपिंग पिल्स, एंटी डिप्रेशंस बहुत ज़्यादा मिकदार में कंज्यूम करते थे। जेफरी के पेरेंट्स आपस में हमेशा बहुत ज़्यादा झगड़ा किया करते थे और जेफरी को भी कोई अटेंशन नहीं दिया करते थे। जेफरी के फादर ने अपने घर की बेसमेंट में ही एक लैब बना रखी थी जिसमें वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे। सो एक दिन जेफरी नीचे लैब में आता है और क्या देखता है कि उसके फादर किसी जानवर को केमिकल में डालकर उसकी हड्डियों को गोश्त से अलग कर रहे हैं। और जेफरी ये सब देखने के बाद डरने के बजाय बड़े पुरजोश अंदाज में ये प्रोसेस में दिलचस्पी दिखाता है, जैसे ये सब देखने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा हो। ये देखकर उसके फादर को ये तो पता चल गया था कि जेफरी को ऐसे बायो एक्सपेरिमेंट्स में बहुत दिलचस्पी है। सो उसने जेफरी को यानी एक 7 साल बच्चे को एक जानवर को केमिकल्स में डिस्ट्रॉय करना सिखाया। बट लॉयनल को ये नहीं पता था कि इसके बेटे की ये फिटिश इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि जेफरी मुख्तलिफ जानवरों को पकड़कर बेसमेंट में लाता, उनका चीर फाड़ करता और बाद में उन्हें एसिड में डुबोकर उनकी हड्डियों को अलग करके अपने बैकयार्ड में या पास के जंगल में दफन करता। जेफरी का ये फिटिश इतना बढ़ गया था कि 1975 जब वो तकरीबन 14 से 15 साल का था, अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड, जेफरी ने एक डॉग को पहले मारा और फिर कुत्ते की डेड बॉडी को दरख्त के साथ लटकाने से पहले ही डू डिकैपिटेशन ऑफ डॉग। अगर आपको ये बात कुछ मामूली लगे तो गूगल पे जाना और लिखना डिकैपिटेशन और इमेजेस पे क्लिक कर देना। वेट डिकैपिटेशन को सर्च करने से पहले डिस्क्लेमर भी सुन लो। अगर आप 18+ हो एंड आपको कोई भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो ही आप सर्च कीजिएगा प्लीज़। सो जेफरी ने कुत्ते की डेड बॉडी को दरख्त के साथ लटकाया और फिर बारी बारी उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स को बाहर निकालने लगा। जब जेफरी अपनी पुबर्टी की एज तक पहुंचा तो वो जान चुका था कि ही वाज गे, यानी हम जिनप्रस्त। इन हिज अर्ली टीनेज ही हैड अ ब्रीफ रिलेशनशिप विद अनदर टीनेजर्स बॉय एंड ही एडमिट कि वो दूसरे लड़कों को अपने माइंड में सोचकर मास्टर किया करता था। सो पहले तो जेफरी का जुनून था कि वो जानवरों का चीर फाड़ किया करता था और अब एक नई फिटिश ऐड हो गई थी इसकी लिस्ट में, इंटीमेट विद बॉयज। 24 जुलाई 1978 में जेफरी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और डेविड की कस्टडी जॉयस को दे दी गई और जेफरी की डैमर को। बट जेफरी घर पर अकेला ही रहता था, वो हमेशा शराब के नशे में घर पर पड़ा रहता। जेफरीज फर्स्ट। सो अब वो दिन आता है जब जेफरी अपना पहला करता है, 1978। सो जेफरी अपनी कार से घर जा रहा होता है। उसे रास्ते में एक पैसेंजर मिलता है जो लिफ्ट के लिए उसे पूछता है। बट जेफरी के दिमाग में तो कुछ और ही चलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो मुसाफिर एक 18 साल खूबसूरत स्टीवन हिक्सन होता है।
सो यंग स्टीवन को देखकर जेफरी के होमोसेक्सुअल वाली फिटिश जाग जाती है। बेसिकली स्टीवन को शहर के एक कॉन्सर्ट में जाना था जो रात को ही स्टार्ट होने वाला था। तो जेफरी ने कहा कि कॉन्सर्ट तो शाम को ही है, क्यों ना इससे पहले एक ड्रिंक हो जाए और बाद में वो भी इसके साथ कॉन्सर्ट में चलेगा। सो जेफरी ऐसे फैला फुसलाकर उसे अपने घर ले जाता है एंड देन वो साथ में ड्रिंक करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। बट स्टीवन को ये महसूस हो जाता है कि आखिर जेफरी चाहता क्या है। सो वो जेफरी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और घर से भागने लगता है। बट जेफरी पास ही पड़ा 10 किलो का डंबल उठाकर स्टीवन के सर पर मारता है और उसे कर देता है एंड देन ही मास्टरबेशन एंड विद हिज डेड बॉडी। ये सब करने के बाद जेफरी स्टीवन की मोलेस्टेड डेड बॉडी को नीचे बेसमेंट में ले जाता है। अब उसकी वो दरिंदा फिटिश उभरती है जो वो आज तक सिर्फ जानवरों की डेड बॉडीज को चीर फाड़ करके हासिल करता था। बट अब वो स्टीवन की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता है और अपने बैकयार्ड में दफन कर देता है। बट इसका मन ये सब करके भी शांत नहीं होता। सो वो कुछ दिनों के बाद स्टीवन की डेड बॉडी के टुकड़ों को ज़मीन से बाहर निकालता है और बेसमेंट में ले जाकर गोश्त को हड्डियों से अलग करता है और इन्हें ब्लीच में डिज़ोल्व करके अपने घर के टॉयलेट में फ्लश कर देता है। और जो हड्डियां होती हैं वो इन्हें हथौड़ों से चूरा चूरा करता है और इन्हें घर के पीछे जंगल में बिखेर आता है। और जेफरी सबूतों को मिटाने के लिए बेसमेंट को अच्छी तरह साफ़ करता है और जिन चाकू और हथौड़ों से उसने स्टीवन की बॉडी को टुकड़े टुकड़े किया था इन्हें पास ही एक नदी में फेंक देता है। आप देख सकते हो कि इस बंदे ने कैसे पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया। ये कोई पागल नहीं था कि इसे पता ना चलता कि वो क्या कर रहा है। पागल तो वो लोग हैं जो इसकी भोली सूरत और इसकी चाइल्डहुड स्टोरी सुनकर के इसके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ, इसे इसके वालिदैन ने छोड़ दिया, कभी इसे अटेंशन नहीं दी गई, देखो ये देखने में कितना इनोसेंस और हैंडसम लगता है, और महज शो ऑफ और डैशिंग दिखने के लिए इसका नाम या तस्वीर अपनी बॉडी पर टैटू करवाते हैं। आप देख सकते हो कि लोगों का क्रेज किस हद तक जा सकता है। आई थिंक दीज पीपल आर नॉट इन देयर सेंसेस। ओ भाई अपना लेक्चर अपने पास रख, अब डैशिंग बंदे को डैशिंग ही बोलेंगे ना। 1 second प्लीज। तू हम डैशिंग कहना इनू, तू क्या हम डैशिंग इनू। स्टीवन के कत्ल के 6 हफ्तों के बाद जेफरी का रिजल्ट आता है और उसके फादर को पता चलता है कि उसका रिजल्ट तो काफ़ी ख़राब आया है। और वो घर आते हैं और जेफरी से ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी क्लासिकल सिविलाइजेशन के कोर्स के लिए एडमिशन करवाते हैं ताकि वो शायद इसी में कुछ सक्सेसफुल हो जाए। बट जेफरी अपनी ड्रिंकिंग एडिक्शन की वजह से सिर्फ 3 महीनों में ही वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाता है। सो उसके फादर आखिरकार तंग आकर उसे आर्मी में ज्वाइन करवा देते हैं। वहाँ जेफरी मेडिकल फील्ड में सर्व करता है बट फिर से वो ओवर ड्रिंकिंग मोलेस्ट के चार्जेस की बिना पर आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मैं आपको ये सब बिल्कुल इन शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि हम जेफरी के अगले मर्डर के बारे में हॉरिफाइंग इन्फॉर्मेशन जान सकें। सो आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद जेफरी अपने फादर और सुतीली माँ के घर ओहायो चला आता है। बट जेफरी की इसकी सुतीली माँ से अनबन की वजह से वो अपनी दादी के यहाँ वेस्ट एलिस में शिफ्ट हो जाता है और वहीं किसी मेडिकल क्लिनिक में एज असिस्टेंट जॉब करता है ताकि सैलरी से ड्रिंक और बाथ हाउसेज का खर्चा निकाल सके। जेफरी शहर के मुख्तलिफ गेज बाथ हाउसेज और गेज पार्टी में जाता था ताकि वो लड़कों को अपनी तरफ माइल कर सके। आई थिंक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट कुछ अरसे के बाद जेफरी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि जेफरी गेज पार्टीज और बाथ हाउसेज में दूसरे लड़कों की ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स मिला देता था और फिर इन्हें मोलेस्ट करता था। सो इसी वजह से शहर के ज़्यादातर पार्टी क्लब्स में जेफरी की एंट्री को बैन कर दिया गया था। जेफरी सेकंड टर्न 20 नवंबर 1978 जेफरी एक 25 साल लड़का स्टीवन टॉमी को पहला फुसलाकर एक होटल में ले जाता है फॉर ड्रिंकिंग एंड वो दोनों वहाँ पर काफ़ी ड्रिंकिंग करते हैं। बट जेफरी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जेफरी जब अगली सुबह उठा तो उसने देखा कि टॉमी की ब्लीडेड डेड बॉडी बेड के एक तरफ पड़ी हुई है एंड उसे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसने नशे की हालत में टॉमी के साथ क्या किया। देन वो एक बड़ा सूटकेस खरीदता है और टॉमी की बॉडी को इसमें छुपाकर अपनी दादी के घर के बेसमेंट में ले जाता है। सो तकरीबन 9 साल के बाद दोबारा जेफरी ने कोई डेड बॉडी देखी थी। सो इसके अंदर की वो वायलेंट और हॉरिबल फिटिश उजागर हो जाती है। सो जेफरी ने टॉमी के साथ भी वही किया जो उसने 9 साल पहले स्टीवन हिक्स के साथ किया था। बट इस बार उसने टॉमी का सर एक ब्लैंकेट में रैप करके अपने पास रख लिया। जेफरी के मुताबिक आफ्टर टॉमीज अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। सो वो गेज बार में इवन दूसरे लड़कों के साथ भी वैसा ही करना चाहता था जैसा उसने टॉमी और हिक्स के साथ किया था। आई मीन टू से ही इज विद बॉयज बट आफ्टर हिज डेथ।
सो टॉमी के कत्ल के तकरीबन 2 महीने के बाद 16 जुलाई 1988 अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया जेफरी को एक 14 साल का प्रोस्टिट्यूट लड़का जेम्स मिला। जेफरी ने जेम्स से कुछ न्यूड पिक्चर्स क्लिक करवाने के बदले में $50 देने का वादा किया और उसे घर ले गया और फिर उसे ड्रिंक में वही स्लीपिंग पिल्स मिला कर दी एंड फिर उसे नीचे बेसमेंट में ले गया। जेम्स के साथ भी उसने वही सब कुछ किया जो उसने दूसरे लड़कों के साथ किया था, बट इस बार भी उसने टॉमी की तरह जेम्स के सर को भी ब्लीच करने के बाद उसका स्कल अपने पास रख लिया। सो आफ्टर 2 मंथ जेफरी 24 मार्च 1988 को 22 साल रिचर्ड से एक गे बार में मिला और उससे $50 ऑफर किए फॉर स्पेंडिंग अ नाइट विद हिम, बट उसे भी ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला कर दी और गला को करने के बाद उसके साथ भी वही सब कुछ किया जो वो पहले विक्टिम्स के साथ करता था। देन अप्रैल 23 जेफरी रोनाल्ड फ्लावर को अपने घर लेकर आया। उसे भी स्लीपिंग पिल्स दी, बट जेफरी की दादी को शक हो गया था कि जेफरी रोनाल्ड के साथ कुछ बुरा करने वाला है। सो जेफ को रोनाल्ड को छोड़ना पड़ा और उसने हॉस्पिटलाइज करवा दिया। रोनाल्ड ने बाद में पुलिस से जेफरी की कंप्लेन करने की कोशिश की, बट पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। ये पहली बार था कि जब अरेस्ट होने से जेफरी बाल बचा था, बट जेफरी की दादी को शक होने लग गया था क्योंकि जेफरी का बिहेवियर बहुत हार्श हो गया था और बेसमेंट की स्मेल इससे शक में और भी इजाफा करती थी क्योंकि जेफरी ने एक गैरेज सेटअप किया हुआ था और बेसमेंट में ही ज़्यादातर रहता था। 25 मार्च 1989 जेफरी एक और लड़के करता है, एंथनी सीयर्स। एंथनी भी जेफरी को एक गे बार में ही मिला था। सो एंथनी के साथ भी जेफरी ने वही सब कुछ किया जो उसने बाकी विक्टिम के साथ किया था, बट इस बार इस कमीने को एंथनी का पी बहुत अच्छा लगा। सो उसने एंथनी का सारा जेनेटेलिया भी निकाल लिया। जेनेटेलिया मीन्स सेक्स ऑर्गन्स, और उसे एक बॉक्स में रख दिया और बाकी उसका सर भी ब्लीच करके अपने पास रख लिया। बट आपको पता है इस बार जेफरी ने ये सब चीर फाड़ कहाँ की? अपनी दादी के बाथ टब में। उसकी दादी काम के सिलसिले में कुछ वक्त के लिए घर से बाहर गई हुई थी। सो जेफरी ने एंथनी के टुकड़े करना, गोश्त को हड्डियों से अलग करना, ये सब अपनी दादी के बाथ टब में किया। यू कैन सी हाउ अनफेयर विल बी। बट पता है जेफरी ये सब कुछ मर्डर्स पुलिस के प्रोबेशन पीरियड में कर रहा था क्योंकि जेफरी पर और भी कई केसेस ऐसे थे जैसे खुलेआम लोगों के सामने मास्टरबेशन करना, ऑफेंडर। इन्हीं केसेस की वजह से जेल के चक्कर लगाने पड़ते थे। सो इन्हीं सब चक्करों की वजह से जेफरी ने कहीं और शिफ्ट होने का सोचा। ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट नंबर 213। ये वही अपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा जेफरी ने की है, तकरीबन 11 to 12। सो 14 मई 1990 को जेफरी इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया एंड आई थिंक एक चॉकलेट फैक्ट्री में जॉब करता था, बट अब वो बिल्कुल आज़ाद था कुछ भी करने के लिए। सो इस जगह शिफ्ट होने के तकरीबन एक हफ्ते बाद जेफरी ने 32 ईयर ओल्ड रेमंड स्मिथ को कुछ न्यूड पिक्चर्स के लिए $50 देकर अपने घर ले आया और उसे भी ड्रिंक में मिला कर दिए एंड स्मिथ के बेहोश होने के बाद उसे गला घोट कर मार दिया। उसी दिन जेफरी ने एक पोर्ट्रेट कैमरा खरीदा था। सो उसने इस कैमरे से स्मिथ की डेड बॉडी की न्यूड पिक्चर्स क्लिक की और उसकी डेड बॉडी के साथ अब्यूज करने के बाद उसे बाथरूम में ले जाकर उसकी बॉडी को डिसमेंबर्ड कर दिया और उसके बाजू, हाथ और टांगों को ब्लीच करने के बाद उसकी हड्डियों को अपने पास स्टोर कर लिया जैसे उसने बाकी विक्टिम्स के साथ किया था। अब यहाँ वो स्टेज आई जहाँ जेफरी बिल्कुल एक दरिंदा बन चुका था क्योंकि अब इसकी फिटिश पीक पर थी। सो स्मिथ के मर्डर के 1 महीने के बाद एक 27 साल लड़का एडवर्ड जेफरी का शिकार बना। उसे भी जेफरी ने किया, अब्यूज किया, उसके डेड बॉडी के पार्ट्स को टुकड़े टुकड़े करके ब्लीच करके उसका स्केलेटन भी अपने पास स्टोर कर लिया। सो एडवर्ड के तकरीबन 3 महीने बाद 22 साल लड़का अर्नेस्ट माइलर जेफरी का शिकार बना। जेफरी ने माइलर के साथ भी वही सब कुछ किया, बट इस बार जेफरी ने माइलर की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने के बाद माइलर का जेनेटेलिया, लीवर और दिल तक निकाल कर अपने पास स्टोर कर लिया था और माइलर के तकरीबन 3 हफ्तों के बाद डेविड थॉम्सन को अपना शिकार बनाया। डेविड का एक ऐसा वाद इंसिडेंस था जब जेफरी थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि डेविड ने जेफरी को अपने बच्चों के बारे में बताया था, बट जेफरी अपनी फिटिश की वजह से रुक ना सका एंड ही किल्ड देम। पर डेविड के बाद 5 महीनों तक जेफरी ने कोई नहीं किया, पर आफ्टर 5 मंथ्स जेफरी एक और 17 साल लड़के को अपना शिकार बनाता है और 2 महीनों के बाद एक और 19 साल लड़का एरोन लिंडसे इसके जाल में फंसता है एंड ही किल्ड हिम। बट इसी टाइम पीरियड में पूरे अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा स्मेल फैल गई थी क्योंकि जेफरी अब बॉडी ऑर्गन्स को स्टोर करने लग गया था। सो दैट्स वाई जेफरी को अपने नेबर्स की कंप्लेन का सामना करना पड़ रहा था, बट वो किसी ना किसी बहाने से इन्हें टाल देता।
आफ्टर 1-1 जेफरी एक और ह्यूमन का शिकार करता है, 31 ईयर ओल्ड टोनी। वो टोनी को भी स्लीपिंग पिल्स देकर बेहोश कर देता है। बट इस बार जेफरी अपनी विक्टिम को बेहोश करने के बाद उन्हें एक चेयर के साथ बांधकर एक ड्रिलिंग मशीन से इनके सर पर ड्रिलिंग करता है, इन्हें तड़पा कर मारता है। What the fuck guys? टोनी को मारने के तकरीबन 2 दिन बाद जेफरी एक और विक्टिम चूज करता है, जबकि जेफरी के बेडरूम के बेड के नीचे अभी तक टोनी के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। इस बार जेफरी एक 14 साल लड़के को अपना शिकार बनाता है। इसे भी स्लीपिंग पिल्स देने के बाद उसे अब्यूज करता है एंड देन कॉनर को एक ड्रग इंजेक्ट करके अपार्टमेंट में छोड़कर खुद बाहर शराब लेने के लिए चला जाता है। बट कुछ देर के बाद जब वो वापस आता है तो क्या देखता है कि कॉनर के अपार्टमेंट के पास सीढ़ियों पर बैठा हुआ है और एक लेडी और 2 पुलिस ऑफिसर भी हैं। ये वो मोमेंट होता है जब जेफरी फिर से पुलिस को और इस वुमन को एक और कहानी सुनाता है, क्योंकि कॉनर के इतने नशे में था कि वो बोल नहीं पा रहा था। सो जेफरी पुलिस से कहता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, सो इसीलिए ये अपने सेंसेस में नहीं है। और पुलिस वाले भी जेफरी की भोली सूरत पर यकीन कर लेते हैं और बिना कोई पूछताछ किए बल्कि खुद कॉनर को उठाकर जेफरी के अपार्टमेंट तक छोड़कर आते हैं। अगर इस दिन पुलिस वाले कुछ जांच पड़ताल कर लेते तो कॉनर आज तक जिंदा होता और इसके बाद वाले लड़के भी जिंदा होते। सो कॉनर को वापस अपार्टमेंट में लाने के बाद जेफरी कॉनर के साथ वो सब करता है जो उसने बाकी लड़कों के साथ किया था। He abused him, killed him, cut into pieces of his dead body, bleached of his dead body's part, वो सब करता है। फिर कुछ दिनों के बाद 20 ईयर ओल्ड मैथ टर्नर को भी न्यूड पिक्चर्स क्लिक करवाने के बदले अपने घर ले आता है and he killed him as it as. And after kill Turner, he trapped 14 ईयर ओल्ड वैन बर्गर। इस बार जेफरी वैन बर्गर को ड्रग करने के बाद गर्म उबलता हुआ पानी वैन बर्गर के सर पर डालता है। नो इट विल बी द लिमिट मैन, लेट्स फिनिश द टॉपिक क्विकली। सो वैन बर्गर के तकरीबन 10 दिन के बाद जेफरी 24 ईयर ओल्ड ओलिवर को अपना शिकार बनाता है। इसे किल करने के बाद इसका भी दिल और जेंटेलिया निकाल कर फ्रीजर में रख लेता है और बाकी बॉडी को प्लीच करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देता है। देन ओलिवर के तकरीबन 4 दिन बाद जेफरी 25 ईयर ओल्ड जोसेफ को अपनी हिवानियत का शिकार बनाता है। जोसेफ के मर्डर के 3 दिन बाद 22 जुलाई 1991 ये वो दिन था जिस दिन जेफरी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसता है। सो एट 11:30 PM ऑन 22 जुलाई पुलिस को एक आदमी सड़क पर मिलता है, सांस फूली हुई, हाथ में हथकड़ी, और वो इन्हें घबराते हुए बताता है कि वो एक लड़के के साथ अपार्टमेंट में गया था फॉर क्लिकिंग सम न्यूड पिक्चर्स, बट उसके अपार्टमेंट में इंसानी लाशें पड़ी हुई थी और मैं बड़ी मुश्किल से उससे अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुआ हूँ। सो पुलिस फ़ौरन जेफरी के अपार्टमेंट पहुँचती है और उससे पूछती है कि क्या ये लड़का सही कह रहा है। जेफरी फिर से बहाने बनाने की कोशिश करता है, बट एक पुलिस ऑफिसर टेबल पर पड़ी कुछ विक्टिम्स की पिक्चर्स को देख लेता है और वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो हो रहा है एंड वो जेफरी को अरेस्ट कर लेते हैं। बट पुलिस वालों के होश तब गुम होते हैं जब उन्हें अपार्टमेंट में फ्रीज़र के अंदर एक कटा हुआ सर मिलता है और विक्टिम के सीनों से निकाले गए लीवर, हार्ट्स और कुछ विक्टिम के हाथ, बाजू, और इन्हें 57 गैलन्स मिलते हैं जिनमें गली सड़ी इंसानी लाशों के टुकड़े थे, और इन्हें बेडरूम से कुछ बॉक्सेस मिले जिनमें इंसानी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ थीं, और ड्रॉर में सभी विक्टिम्स की न्यूड पिक्चर्स भी मिली। जब जेफरी के केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो जेफरी ने अपने एक विक्टिम के बारे में तफसील से रिकॉर्ड करवाया कि वो कैसे उन्हें मारता था, तड़पाता था, ऑल इन्फॉर्मेशन। और ये जो मैं आपको हर विक्टिम के बारे में तफसील से बता रहा हूँ, ये सब जेफरी के इन्हीं रिकॉर्डेड इंटरव्यू से ली गई हैं। सो जेफरी के इन सभी के बाद कोर्ट ने इसे 957 साल कैद की सज़ा सुनाई, बट कुछ अरसे के बाद जेफरी को जेल में ही एक दूसरे कैदी ने कर दिया। एंड अगर मैं जेफरी के इम्प्रिजमेंट के बारे में बताने लग गया तो वीडियो और भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। बट मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर जेफरी आपके हवाले कर दिया जाए तो आप उसके साथ क्या करेंगे? आप उसके साथ सेल्फियाँ लेंगे या उससे जान से मार देंगे? ये सेल्फी की बात मैंने इसलिए की क्योंकि कुछ मखसूस लोग महज नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखने के बाद जो जेफरी पर बनी थी उसे एक फिक्शन किरदार समझते हैं, और भाई रियलिटी में आओ ना। ओ हेलो तेरा लेक्चर फिर से शुरू हो गया, बस कर एडा तू लाइक मिनट बोल और जा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक मैं इसे देख लूँ।